आज हम 2025 के उस मेरठ हत्याकांड की पूरी क्रोनोलॉजी और फोरेंसिक सबूतों को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम सीधे तथ्यों और सबूतों पर बात करेंगे कि आखिर इस बेहद सोची समझी आपराधिक घटना में असल में हुआ क्या था। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब पूरी घटना की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। एक अपराध को छिपाने की इतनी गहरी और सोची समझी साजिश अपने पीछे इतने सारे सबूत कैसे छोड़ जाती है? सच कहूं तो यही इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें पूरा यकीन था कि वो अपनी चालाकी से जांच एजेंसियों को चकमा दे देंगे, और दूसरी तरफ है फॉरेंसिक साइंस की वो अचूक ताकत जो हर सच को बाहर ले ही आती है। भाग 1, खौफनाक साजिश। किसी भी मामले को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना सबसे जरूरी है। इस तुलना को देखिए। एक तरफ है पीड़ित सौरभ राजपूत, जो मेरठ के रहने वाले एक 27 साल के युवक थे, और दूसरी तरफ है आरोपी, उनकी अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका कथित प्रेमी साहिल शुक्ला। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे घर के अंदर का ही एक रिश्ता एक भयानक अपराध में बदल गया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने मिलकर ही सौरभ को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया था। मार्च 2025 में इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरोपियों ने जो कबूल किया है उसके हिसाब से उन्होंने 3 बेहद सोचे समझे कदम उठाए। पहला, सौरभ को कोई नशीला पदार्थ देकर बेहोश करना ताकि वो अपना बचाव न कर सके। दूसरा, बेहद बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़े करना। और तीसरा, जो शायद सबसे खौफनाक था, उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर देना। मतलब ये किसी अचानक आए गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि सबूतों को हमेशा के लिए दफन करने की एक प्रॉपर प्लानिंग थी। भाग 2, दिल दहला देने वाला घटनास्थल। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता। फॉरेंसिक टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें जो सबूत मिले उसने आरोपियों की सारी कहानी पलट कर रख दी। खून के धब्बे सिर्फ एक जगह नहीं थे। बेड की चादरें, तकिए, बाथरूम की टाइल्स, यहां तक कि नल पर भी खून के निशान मिले। इससे पता चलता है कि क्राइम सीन असल में कितना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को वहां एक सूटकेस मिला जिसके अंदर भी खून मौजूद था। ये वो साइंटिफिक सबूत थे जो चीख चीख कर सच बता रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो सूटकेस वहां क्या कर रहा था। जांच से ये कड़वी सच्चाई सामने आई कि शुरुआत में प्लानिंग शव को उसी सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की थी, लेकिन शव उस सूटकेस में फिट ही नहीं हुआ। इस वजह से उन्हें ऐन मौके पर अपना प्लान बदलना पड़ा, और इसी जल्दबाजी और प्लान में हुए बदलाव के कारण सूटकेस के अंदर और घर के बाकी हिस्सों में वो अहम सबूत छूट गए जिन्होंने इस पूरे केस को खोलकर रख दिया। भाग 3, फोरेंसिक रिपोर्ट और कबूलनामा। जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखते हैं तो सच्चाई और भी भयानक हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि सौरभ के शरीर पर चाकू के कई वार किए गए थे, जिनमें से 3 वार सीधे शरीर के बाईं तरफ थे। इसके अलावा गर्दन और कलाई पर कट के गहरे निशान थे। असल में कलाई और गर्दन को तो शरीर से पूरी तरह से अलग ही कर दिया गया था। आधिकारिक मौत का कारण हेमोरेजिक शॉक बताया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है अत्यधिक खून बहने की वजह से शरीर का शॉक में चले जाना। ये सारी डिटेल्स दिखाती हैं कि यह अपराध कितना क्रूर था। और पूछताछ के दौरान जो बात सामने आई वो सच में सुनकर देने वाली है। जब पुलिस ने पूछा कि कलाई और गर्दन क्यों काटी गई, तो उनका जवाब था ताकि पुलिस उंगलियों के निशान से उसकी पहचान ना कर सके। उन्होंने सोचा था कि बिना सर और बिना उंगलियों वाले धड़ की पहचान करना पुलिस के लिए नामुमकिन होगा। ये दिखाता है कि उन्होंने कानून से बचने के लिए कितनी बारीकी से हर चीज सोची थी, जो आखिर में पूरी तरह से फेल हो गई। भाग 4, कसोल भागने की कोशिश। अपराध को अंजाम देने के तुरंत बाद क्या हुआ? अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो बात और साफ होती है। घटना के पहले ही दिन मुस्कान और साहिल सीधे मेरठ से हिमाचल प्रदेश के कसोल भाग गए। इसके बाद दूसरे दिन से लेकर छठे दिन तक वो वहां के एक होटल में रुके। और हैरानी की बात देखिए, उन्होंने होटल के रजिस्टर में खुद को पति पत्नी के तौर पर दर्ज कराया था। वो एकदम नॉर्मल कपल की तरह छिपने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनका यह नाटक ज्यादा लंबा नहीं चला और आखिरी दिन पुलिस ने उन्हें ट्रैक करके गिरफ्तार कर ही लिया। भाग 5, कानूनी कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। हिरासत में लिए जाने के बाद मुस्कान का एक रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अब इसके बाद अगला कदम एक अल्ट्रासाउंड है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गर्भावस्था का सही समय और मेडिकल कंडीशन क्या है। कानूनी प्रक्रिया के बीच में ये एक ऐसा पहलू है जो उस केस में एक अलग ही जटिलता जोड़ देता है। फिलहाल अगर कानूनी स्थिति की बात करें तो अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
पुलिस बहुत तेजी से जांच कर रही है और अब तक इस मामले से जुड़े करीब 10 से 12 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इस दौरान एक और बात सामने आई। एक अदालती सुनवाई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी, उसमें साहिल को स्क्रीन पर देखते ही मुस्कान अचानक रो पड़ी। इतने ठंडे दिमाग से किए गए अपराध के बाद ये एक ऐसा पल था जिसने सभी का ध्यान खींचा। और अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है, फॉरेंसिक सबूत पुलिस के पास हैं और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स का आना अभी बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले का अंतिम कानूनी अंजाम क्या होगा। एक ऐसा अपराध जिसे इतनी चालाकी से प्लान किया गया, लेकिन जो साइंस और कानून के शिकंजे से बच नहीं पाया। आखिर में अदालत क्या फैसला सुनाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।